तो चिंतन करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए मैंने आपको 2 सेशन लिए हैं, 2 सत्र लिए हैं, और मेरा प्रयास था कि अभ्यास के माध्यम से आप इसकी पावर को समझ सकें, शक्ति को समझ सकें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से आपके जीवन में, आपकी तैयारी में, आपके चिंतन शक्ति में, आपकी समझ में, आपके सोचने के तरीके में एक बेहतर बदलाव ला सकता है। ये मेरा पर्टिकुलर इसको लेकर के ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में चल रहा था। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, यदि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाओगे तो निश्चित तौर पे आप सभी का पूरा पाठ्यक्रम आसान लगने लग जाएगा। जीएस के चाहे चारों पेपर हो, चाहे निबंध वाला पेपर हो, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में सोचो कि क्या क्या सोच सकते हो। ठीक है, तो चलो आज एक पहले कोई भी टॉपिक नॉर्मली जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है वो लेंगे। इसके बाद फिर मैं सिलेबस का टॉपिक लूँगा। फिर सिलेबस का कोई भी टॉपिक ले लेना, इतना अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप उसके बारे में सोच सकते हो। रूल वही रहेंगे, सोचने में पहली बात सही गलत को साइड कर देना है कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है जब आप सही गलत के पैमाने से अपने आप को दूर कर दोगे, इसके बाद फिर आपको दूसरा रूल रखना है कि अव्यवस्थित लिखिए। मतलब कोई पॉइंटों को ये मत देखिए, एक पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं तो दूसरा यहाँ लिखिए, तीसरा लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो क्या होगा कि कोई एक क्रम नहीं है आपका, क्रम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अभी शुरुआती दौर पे आपको क्रम से नहीं लिखना चाहिए, पहला पॉइंट यहाँ तो दूसरा यहाँ तो तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, है ना। ऐसा कि आपके मस्तिष्क में जो थॉट आ रहा है उसे आप लिखते जा रहे हो कहीं ना कहीं पे। सीक्वेंस मत बनाइएगा। ये 2 आपको रूल्स मैंने बताए, ये दोनों रूलों को फॉलो करना है कि पहले कोई भी चीज़ जो सोच रहे हो, जो भी आपको पता चल रहा है वो गलत नहीं है। ठीक है, तो चलो एक टॉपिक लेते हैं। क्या लें टॉपिक, या तो आप बताओ, या मान लो कि गिलास ले लेते हैं। गिलास समझते हैं, ठीक है, जो आप लोग पानी पीते हैं जिससे। ठीक है, ग्लास के बारे में सोचो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एक छोटा सा एक प्रैक्टिस अभ्यास और हो जाएगा, है ना। गिलास और क्या बोलते हैं इसको, मग बोलते हैं। हाँ, कप मग सब एक ही उसी के प्रतिरूप हैं, उसी के भाई बहन हैं सब। ठीक है, गिलास ही रख देते हैं। ठीक है, क्या गिलास ही कर देते हैं। हाँ, पूरा परिवार नहीं, इसका पूरे परिवार के बारे में भी सोच सकते हो, पर पहले केवल गिलास के बारे में सोचो। गिलास समझ रहे हैं, ये आकृति होती है आपकी, इस तरीके से ये आकृति होती है। इसके बारे में आपको सोचना है, जो सोच सकते हो सही गलत के पैमाने से ऊपर उठ के बताओ। आपके पास 5 मिनट है, मुश्किल से 5 मिनट में कितने पॉइंट आप निकाल सकते हो। मैंने आपको एक बात बताई सोचने में कि जो कुछ भी करते हो सब कुछ उसी से करो, जिस ऑब्जेक्ट को, जहां पे भी जा रहा है वो ऑब्जेक्ट आपके साथ चल रहा है हर काम पे, तो निश्चित तौर पे उस पर आसानी से सोच पाओगे। सीक्वेंस में मत लिखो, सीक्वेंस से बचो। सीक्वेंस में लिखने में गति धीमी होगी। शुरू में सीक्वेंस से बचना है। दिमाग को सीक्वेंस के आधार पे नहीं सोचना है। जितना इसको सीक्वेंस के आधार पे लाओगे उतना ये ममता जी सीक्वेंस में नहीं, देखो आदत से मजबूर, है ना। आपके साथ उल्टा हो रहा है। जब हम सीक्वेंस में लिखते हैं ना, सोचना ज़्यादा पड़ता है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका बेटा, नाम भूल रहा हूँ। अविनाश, बैठ जाओ। ये अभी पहला सेशन ले रहा हो ना इसका, पहले वाले में थे, फर्स्ट वाले में। ठीक है, पता है ना इसमें क्या मैं चाह रहा हूँ।
जो समझ में आ रहा हो, हर एक चीज़ सही है, हर विचार सही है आपका, हर जगह सेट करिए। कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या इसका आप यूज कर सकते हैं, हर जगह इसको यूज करिए। हो गया, चलिए टाइम ऑफ, समय समाप्त। अब ये बताएं कि कितने कितने शब्द एक बार काउंट करो। जब भी आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है ना, क्वेश्चन पढ़ा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर लिखा, 3 स्टेप में होगा ये और फास्ट करना है आपको, सोचना आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे ही पढ़ा वैसे ही आपके पास पॉइंट आए, फिर उनको व्यवस्थित किया कि किसको पहले किसको बाद में, और फिर लिखना चालू किया। ये अभ्यास से आएगा, जितना अभ्यास करोगे उतना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पॉइंट निकालते हैं। कितने पॉइंट हो गए बताएं, कितने हो गए? 32, आपके 32 हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आप सेंटेंसेस में लिखती हैं पूरा क्या? हाँ, वो आप बुलेट पॉइंट पे। ठीक है, आपका कितना है? 35। नेक्स्ट 16। इतना क्यों, इतना कम कैसे सोच पाई आप? और नेक्स्ट 37। क्यों इतना, मतलब अभय जी 28। अब देखो इसमें बहुत कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है, चलो ऐसे सोचते हैं, जब भी कभी सोचा करिए 4-5 भागों में बांट दीजिए, 4-5 भागों में उसको बांट के सोचिए। पहले सोचिए व्यवहारिक अनुप्रयोग, किन किन चीज़ों में सामान्य जीवन में इसका प्रयोग आ रहा है ना? सामान्य जीवन में एक व्यवहारिक अनुप्रयोग इसका क्या है? व्यवहारिक अनुप्रयोग, अनुप्रयोग पहला तो ये, किसी भी चीज़ को भी सोचना है तो ये वाला आपका एस्पेक्ट रहेगा उसमें। दूसरा, अब उसको इस तरीके से सोचिए, हमेशा हमेशा सांस्कृतिक
इतिहास से जुड़ाव प्लस संस्कृति, दोनों को एक साथ जोड़ दो यदि उसका कुछ एस्पेक्ट निकलता है। दूसरा समाज, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को ही सोचना है आपको कि समाज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा भूगोल, क्या भूगोल से जुड़ाव है इसका कुछ। चौथा राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से क्या जुड़ाव है उसका। हर टॉपिक को इस तरीके से सोचने लग जाओगे तो काम हो जाएगा। सामाजिक न्याय से इसका क्या जुड़ाव हो सकता है। इसके बाद आपका अर्थव्यवस्था से क्या जुड़ाव हो सकता है, ठीक है। इसके बाद और जो भी सोचो ये मत सोचो कि मैं सही सोच रहा हूँ गलत, वो पॉइंट सही ही होगा यदि आप इस डायमेंशंस में लेकर के चल रहे हैं। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी से जुड़ा उसका, पर्यावरण से क्या इफेक्ट करेगा, वो पर्यावरण को कहाँ ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा को उससे कोई जुड़ाव, आंतरिक सुरक्षा में। इसके बाद उसका नैतिक मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, नैतिक मुद्दे, ठीक है। यहीं पे राज्य व्यवस्था प्लस प्रशासनिक, कम से कम इतने पॉइंट में सोचिए आप किसी चीज को, क्या क्या सोचा जा सकता है बताएं, एक एक पर्सन। हाँ अब देखो ये विज्ञान में लेकर के आ गई, पहले इसका मापक के तौर पे इसको माप सकते हैं, एक उसका पर्टिकुलर उसकी एक कैपेसिटी होगी, कोई भी ग्लास होगा कोई भी पात्र होगा उसकी एक क्षमता होती है, तो ये एक मापक के तौर पे ये प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ पे, मापक के तौर पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई भी मिश्रण घोलना है ना, शरबत बनाना है, चीनी बनाना है, कुछ भी करना है तो गिलास का प्रयोग किया जा सकता है मिश्रण करने में, मिश्रण करने में उसका प्रयोग। नेक्स्ट, गमले के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, व्यवहारिक तौर पे उस पर गमले के तौर पे उसका प्रयोग कर सकते हैं, गमला बना सकते हैं। रुक जाइए, कहाँ पे, हाँ गिफ्ट दे सकते हैं, गमला प्लस उसको हम उपहार के तौर पे दे सकते हैं। हाँ सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना है, नहीं तो घर पे रोटियां गोल नहीं बन रही तो ग्लास रख के काट लिया है ना, तो गोला बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है मैथ में। हाँ इसको हम जो है एक धारदार वस्तु के तौर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, धारदार वस्तु के तौर पे इसका प्रयोग, धारदार वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट, पेय पदार्थ में, हाँ पीने में, क्या पीने में हर चीज, पीने के आधार पे अलग अलग गिलासों का विभाजन भी हो सकता है, ठीक है। या शीशी के रूप में, शीशा, चेहरा को भी देख सकते हैं, गिलास से हम अपना चेहरा, शीशे के रूप में प्रयोग, हम इसको वजन के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, वेट के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, पेपर वेट, हाँ। और बिजनेस के तौर पे, हाँ हम इसका एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आयात निर्यात, बिजनेस के तौर पे एक पूरा का पूरा उद्योग लग सकता है आपका इससे। क्या, पेन स्टैंड के तौर पे, वेरी गुड, यही करते ही हैं आधे गिलास पेन स्टैंड बनते हैं, स्टैंड के तौर पे, कैंडल स्टैंड के तौर पे इसका प्रयोग किया जा सकता है, कैंडल, हाँ। राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव चिन्ह, सबसे पहले तो चुनाव चिन्ह, फिर घर घर बांटे भी जा सकते हैं, भारत मतलब एक योजना, एक मैनिफेस्टो में लाया जा सकता है कि हम सबको गिलास देंगे यदि हमारी पार्टी को जिता दिया, ठीक है। तो गिलास को एक तरीके से चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है, चुनावी मुद्दा। गिलास एक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होता है, कैसे, प्रतिष्ठा, हाँ प्रतिष्ठा का प्रतीक, गिलास की, गिलास के जो एक तरीके से उसकी गुणवत्ता अलग अलग होती है, किसी के पास धातु चांदी के गिलास में कोई पानी पी रहा है, कोई जो है स्टील के गिलास में, किसी के पास प्लास्टिक का ही है ना, तो एक तरीके से ये किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को दिखाता है, इकोनॉमिक कंडीशन को, आर्थिक स्थिति का प्रतीक है ये। हाँ भावात्मक रूप में मित्रतापूर्ण संबंध कैसे, गिफ्ट दे करके, हाँ गिलास मतलब एक तरीके से हम आदर सत्कार के तौर पे किसी का भी आदर सत्कार करते हैं तो ग्लास का वहां पे प्रयोग होता है। मान ली ग्लास ना हो, डिसअपियर हो जाए तो क्या दोगे सोचो पूरा नाश्ता खराब
फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कैसे यूज करें। ठीक है, ग्लास कितना बड़ा योगदान करता है किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट को साथ। ग्लास में ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पूरा का पूरा बिल्कुल एक निवेश कर सकते हो आप, निवेश के तौर पे प्रयोग, इकोनॉमी। डेकोरेशन में इसका प्रयोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेकोरेशन में इसका प्रयोग ये भी व्यवहारिक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सजावट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सजावट। हाँ, नहाने में, हाँ देखिए अब हर जगह मिलेगा सजावट में। ठीक है, गिलास से नहा सकते हैं, ठीक है, स्नान कर सकते हैं। किस रूप में? ऐतिहासिक तौर पे देखें तो इतिहास मतलब गिलास का एक इतिहास रहा है। पहले मिट्टी के गिलास हुआ करते थे, फिर राजा महाराजा धातु के गिलास प्रयोग करते थे। धातु के साथ साथ गिलासों के अनुप्रयोग, उनके आकार भी बदले। जब ईरानी भारत आए तो गिलासों का आकार लंबा हो गया, है ना। हमारे यहाँ पे बौने बौने गिलास थे। तो गिलासों का जो है एक ऐतिहासिक स्वरूप रहा है, ठीक है। तो इतिहास के तौर पे इसको हम देख सकते हैं, ऐतिहासिक विकास हुआ है इसका, एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विकास। आप लोगों के टाइम पीरियड पे एल्युमिनियम का हुआ करता था घर पे, वो कौन सा था? अब तो सब स्टेन, तांबे का भी रहता था। तांबा तो पहले उपलब्ध था, अब तो बहुत महंगा हो गया। पीतल का, तांबा का एक फूल चलता है, फूल भी पीतल ही उसी से जुड़ता है, मिश्र धातु है फूल, है ना। और प्लास्टिक का गिलास एक समय हुआ करता था, अभी भी होता है प्लास्टिक का गिलास। एक प्लास्टिक के अलावा एक उसमें भी आता है आपका जो डिस्पोजल बोलते हैं हम, डिस्पोजल में बारातों में मान लो गिलास ना हो तो पानी ऐसे पीना पड़े, है ना। अब बोतलें आ गई, गिलास का देखो, गिलास स्टील में आ गई, अब बोतल बंद पानी आ गया, उसका रूप। अब आप खुद देख रहे हो कि जब से बॉटल्स आ गए उन्होंने रिप्लेस कर दिया गिलास को। आपके घर में गिलास, यदि फ्रिज में ठंडी बॉटल है तो गिलास का उपयोग आप कम करते हो। पहले गिलास का बड़ा भाई चलता था लोटा, वो अब बिल्कुल बंद हो गया। आप उसको देखोगे आपके घर में शायद लोटे का उपयोग न्यूनतम होता है। अच्छा, लोटे का जगह ले लिया जग ने ले लिया पहले, लेकिन लोटा अलग से चलता था, आकार उसका था, क्योंकि लोटे का कई जगह पे इस्तेमाल हुआ करता था, वो प्रक्रियाएं बंद हो गई इस कारण से। क्या? कलश के तौर पे, जल के तौर पे, वो तांबे का लोटा, वो तो धार्मिक। तो गिलास का क्या धार्मिक भी इसका कोई जुड़ाव है? धर्म के साथ भी, धार्मिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और गिलास में हाँ लेख लिखवा सकते हैं, बिल्कुल। और परछाई इसकी देखी जा सकती है। इसमें किसकी परछाई? भूत प्रेत की। ठीक है, हम मान लिया, कर सकते हैं। क्या? मान लीजिए आप, किसी ने, घर वालों ने पिटाई कर दी आपके, तो आपके आंसू इकट्ठा करने में प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? हाँ, ये हमें स्वस्थ रखता है। कैसे? मतलब धातु के गिलास जो है ज्यादा लाभकारी, तो स्वास्थ्य प्रदान करता है गिलास, हमें स्वास्थ्य हमें देता है। ठीक है। और तराजू के तौर पे कैसे? तौलने में, उसके दो गिलास को बना करके पहले बनाते थे। पहले हमें याद है वो मिट्टी के होते थे छोटे छोटे, उसको कुल्हड़ को बनाया करते थे, उसको मापक के तौर पे, तराजू के तौर पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और ज्योग्राफिकल तौर पे देखें तो भारत में ही अन्य अन्य क्षेत्रों में गिलास की अलग तरीके का, मतलब उनका एक स्वरूप अलग अलग पाया जाता है, उसकी आकार आकृति अलग अलग होती है, धातु के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। यदि हम यही चीज़ विदेशों में देखें तो वहाँ पर भी स्वरूप बदल गया है। अब चीनी मिट्टी के ग्लास जो मग के तौर पे आते हैं, तो ज्योग्राफिकल तौर पे भी इनमें परिवर्तन देखने को पाया जाता है गिलासों में। ठीक है। तो भौगोलिक तौर पे भी इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका स्वरूप पाया गया है। हाँ, किसके तौर पे? कीप के तौर पे। गिलास को कीप समझते हैं? कीप जो नीचे से पतला हो, तो हम बहुत पतला गिलास लेंगे, है ना। दो गिलास जोड़ेंगे, एक मोटा गिलास और एक पतला गिलास, उसको चिपका दिया जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में भी प्रयोग होता है इसका? है ना, बीकर बोलते हैं ना।
हाँ, वीकर के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं, जैसे डिस्पोजल है जो प्लास्टिक है, उसके गिलास पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाएंगे। जो धातुएं पर्यावरण सहयोगी हैं उनके लिए वो लाभदायक हो जाएंगे। हथियार के तौर पे प्रयोग कर सकते हो गिलास का, ठीक है क्या? मारने पीटने की चीज सबसे पहले धारदार, हाँ ठीक है, तो हथियार के तौर पे इसका प्रयोग कर सकते हो। और टेस्ट ट्यूब के तौर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब कैसे? ट्यूब, वो तो ट्यूब होती है ना, गिलास की ट्यूब बनाओगे? ठीक, कुटीर उद्योग, हाँ इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हो। आर्थिक तौर पे तो बहुत सारी चीजें हैं। नैतिक मुद्दे कुछ निकल सकते हैं गिलास से। हाँ, नैतिक मुद्दे, इथिकल सोचो कि इथिकल इशू क्या क्या निकल सकते हैं गिलास से। गिलास से जुड़े हुए नैतिक मुद्दे, वो तो हथियार के तौर पे अलग हो जाएगा। अब नैतिक मुद्दे, जब कभी आपको इथिकल इशू सोचने हैं तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मुद्दों को निकाल करके नैतिक मुद्दे बनाने हैं। जैसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा, गिलासों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी या पर्यावरण को प्रदूषण के तौर पे, तो पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा निकल आएगा यहाँ पे। तीसरा, और क्या निकल सकता है इसमें? वो फिर सब एक साथ जुड़ जाएगा आपका सभी चीज़ों में। और क्या हो सकता है? ये तो पर्यावरणीय एक मुद्दा इससे निकल आया। भेदभाव यानी कि एक तरीके से सामाजिक विषमता का सूचक भी बन सकता है ये, बिल्कुल। और गिलास से कैसे? अच्छा, कांच के गिलास में कर सकते हैं मछली, नहीं तो मछली को बाहर का नहीं दिखेगा तो फिर वो तड़प के मर जाएगी। उसको दिखना चाहिए ना, कि आपको मछली दिखनी चाहिए। ग्लास में ही क्यों रखते हैं मछली को? मछली को आप देखो कि मछली आपको देखे? हाँ, उसे प्रकाश पहुंचे, सारी चीजें। तो देखो अब ये अल्टीमेट इतने सारी चीजें, मतलब ऐसे ही हर सब्जेक्ट को सोचना है। अब अपने विषय से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लो, 5 मिनट का टाइम दूंगा। टॉपिक है आपका, कोई भी चुनो, कोई भी टॉपिक सिलेबस से जुड़ा हुआ। अनुकूलनशीलता, सोच सकते हो इसमें कि अनुकूलनशीलता। पर्यावरण से ले लेते हैं टॉपिक। पर्यावरण में ई कचरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ई कचरा तो आप देख रहे हो ना, आपके आसपास है ना। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष कचरा भी बढ़ रहा है। ई कचरा समझ रहे हो? जितना भी इलेक्ट्रिक गुड्स है वो धीरे धीरे उसकी, तो ई कचरा के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, डालो इसको, लिखो। सब कुछ आएगा उसमें। जब भी कोई प्लस माइनस दोनों, जब सोचना है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है आप जो सोच रहे हो, ठीक है। ई कचरा के बारे में सोचो। डरना मत, घबराना मत, सब सोच लोगे आप।
समझ में आ रहा है? कुछ लिख पा रहे हो कि नहीं? जैसे मैं कुछ मदद करूं आपकी इसमें सोचने में, तो स्वास्थ्य को लेकर के ये कितना घातक हो सकता है। जो भी ई कचरा है, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा इसके अंदर जो अंदर सर्किट बनी होगी, इसके अंदर जो धातुओं का प्रयोग किया गया है, 1000 से ज़्यादा जहरीले पदार्थ इसमें लगे हुए हैं। तो यदि इसको स्वतंत्र रूप से प्रकृति में छोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पे सबके लिए खतरा हो सकता है, मानव के लिए भी। और ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए खतरा कैसे किया जा सकता है? क्या ई कचरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है? हमारे भारत में आप देखेंगे बहुत बड़ी मार्केट बन गई आज के टाइम पे सेकेंड हैंड चीज़ों की। कभी आप लैपटॉप मार्केट देखना हो तो गफ्फार में चले जाइए, गफ्फार नहीं, नेहरू प्लेस, और वहाँ से पूरे इंडिया में कई जगहों पे सेकेंड हैंड ही बिक रहे हैं और विदेशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं ई कचरा, वहाँ से सब भेजा जा रहा है। यहाँ पे चूँकि कम लोअर इनकम ग्रुप है तो सस्ते में चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला मैटर भी हो सकता है। लगभग विकसित देशों द्वारा क्या किया जा रहा है, 80% ई कचरे को रिसाइकिल करके भारत, चीन या नाइजीरिया, विकासशील देशों में भेजा जा रहा है। तो वो अपना ई कचरा यहाँ पे भेजते जा रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है ई कचरे से? जो भी डिवाइसेस आपकी हैं, मान लीजिए ये डिवाइस आपकी ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है, आप रिपेयर नहीं कराते, आप इसे बेच देते हैं, इसमें कुछ आपकी सूचनाएं निहित हो सकती हैं, आपकी बैंकिंग सूचना हो सकती है, आपका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, सब कुछ है इसमें। यदि साइबर अटैक किया जाता है, ऐसे आपकी सूचना खींच ली जाती है, या फिर आपको ऐसे ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ई कचरे के तौर पर तब्दील हो जाता है, तो आपकी जीवन की व्यक्तिगत चीज़ों का खुल जाना, एक ये भी है आपका सुरक्षा को लेकर के। आपका बैंकिंग वैंकिंग, आपके साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो सकती है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे करके सोचना है। ई कचरे से बहुत सारी चीजें आज के टाइम पीरियड पे देखा जाए तो जो रिसाइकिल करने वाली बहुत सारी एजेंसीज हैं जो रिसाइकिल भी कर रही हैं ई कचरे को, तो वहाँ पर कई जगहों पे एक तो बाल श्रम करवाया जाता है, छोटे छोटे उम्र के बच्चे लगे होते हैं, ठीक है, और साथ में कोई सुरक्षा मानदंड नहीं है, सुरक्षा उपाय नहीं है कि कैसे इनको रिसाइकिल करना है। तो उसके कारण होने वाली दुर्घटनाएं भी एक बड़ा कारण हो सकता है। फिर भारत में इसको लेकर कुछ प्रयास किए गए ई अपशिष्ट को लेकर के। देखो, ई कचरा सिंपल सा आसान भाषा में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। इसी को बोलते हैं ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीजें हैं। ठीक है, पुराने इलेक्ट्रिक उपकरणों को ई कचरे के तौर पे हम समझते हैं। जो अयोग्य वस्तुएं हैं, जो पुर्जे हैं, सब ई कचरे के तौर पे हैं, और ये जल्दी पर्यावरण के साथ मिलते जुलते हैं, डीकम्पोज नहीं होते ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जल्दी खतरनाक। अब इनको वर्गीकरण कई प्रकार में किया जा सकता होगा। एक तो आपके संचार उपकरण हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए उपकरण हैं। दूसरा उपभोक्ताओं के द्वारा किए जाने वाले उपकरण हैं। संचार जैसे कम्युनिकेशन को लेकर के बहुत सारे जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हर चीज़ में गवर्नमेंट के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो है एक आईटी इंडस्ट्री के द्वारा संचार उपकरण छोड़े गए हैं। यहाँ पे रिसीवर्स लगे हुए बड़े बड़े, जितनी भी इलेक्ट्रिक गुड्स हैं सब ई कचरे में आती है और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर के हमारे देश में क्या कानून है, क्या कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है तो कितना प्रभावी है, लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यदि इसका रीसाइक्लिंग होने लग जाए, इसी को आपके बेहतर बना करके किया जाने लग जाए, तो क्या इससे कमी आ सकती है कि नहीं। हर एक डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए।
मतलब ई कचरा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज आपको चाहिए कि आप कोई भी चीज को छोड़ें ना, सभी को लिखें। ठीक है, लिख तो डाला बहुत सारा। चलो बताओ, अच्छा क्या क्या लिखा आपने? हाँ, एक बार पॉइंट काउंट कर लो, फिर इसके बाद बताओ। फिर इसके बाद ये आप इस तरीके से अब डेली करो, एक टॉपिक लो अपने मन से, उस टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। कितने कितने पॉइंट हो गए? 13? 30? अरे इस बार क्या हो गया? 27? 36? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देखो, हाँ नेक्स्ट 22। मतलब ये वाला टॉपिक आसान था। हाँ, बस बुद्धि खुल गई क्या? अरे हाँ, 35 हुआ क्या? आप लोगों का ढक्कन खुल गया सबका इकट्ठे। डेली ढक्कन लग जाता है, डेली खुल जाता। ऐसे ही सिलेबस में सोचना चालू करना है अब आपको। अब आपका देखो, मैंने बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। यदि अभ्यास कर ले गए ना 3-4 महीने, उसके बाद चिंतनशील प्राणी हो गए, कम से कम 5-6 पॉइंट तो ढूंढ ही लाओगे कहीं ना कहीं से, लिंक कर लाओगे। और ये अभ्यास की चीज़ है ना? कितने शब्द चाहिए? 250 शब्द नहीं चाहिए। यदि 4-5 पॉइंट मिल गए बस काम खत्म, उसी से 250 गोल गोल घुमाने हमें, है ना? हमें तो बस चीज़ों उतने में बहुत है। ये 30 शब्द से तो कम से कम मैं पूरा ऐसे लिख डालूंगा 2500 शब्दों का। 30 तो बहुत कठिन लो, कोई भी उठाओ। आप उत्साह के बारे में सोचो, आप प्रसन्नता, अमूर्त उठाओ ना। आप अभी प्रेरणा क्या होती है उसके बारे में सोचो। आप अमूर्त भी ऐसे ही उठा लो। सफलता में थोड़ा बहुत आपने कितने 20-22 पॉइंट आपने जोड़ डाले थे। असफलता को उठा लो, सबको उठाओ, ऐसे करके कोशिश तो करो एक बार। और एग्जाम्पल के साथ उठाओ। बताओ भाई, सबसे पहले कौन बताएगा? आप ही बता डालो। हाँ, सब बताएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको लग रहा हो कि मेरा बेहतर पॉइंट है। हाँ हाँ, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें पाए जाते हैं प्रकृति में, पर्यावरण में, ये रेडिएशन फैला सकता है, विकिरण। हाँ, अब उनको आप नकारात्मक एक साथ कर लो। अब देखो, ये तो सोचने की बात हो गई। जब आपने सोच लिया, अब फिर अगला काम आता है कैटेगरीफाइज करना, कि कौन सा विचार अब कहाँ पे सेट करना है मुझे, किसको इसमें रखना है, किसको इसमें रखना है, किसको इसमें रखना है, किसको इसमें रखना है। ठीक है ना? ये बात की बात है। पहला काम है सोचा कितना, ये सबसे पहली चीज है। हाँ, रिसाइकिल किया जा सकता है इसको, मतलब नए उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है, नए उत्पाद में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में पर्यावरण अवनयन या जलवायु परिवर्तन में भूमिका। परिवर्तन निगेटिव है। आर्थिक प्रगति का भी क्या है? सूचक है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इलेक्ट्रिक गुड्स में जा रहे हैं तो दिख रहा है कि हमारे देश में लोग जो है इकोनॉमिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। आर्थिक प्रगति का सूचक, तकनीकी का सूचक, तकनीकी विकास का भी सूचक हो गया ना ये। और कैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है ना? प्रतिस्पर्धा ये नहीं बढ़ाता है, कंपनियों के द्वारा लगातार उसमें इनोवेशन किया जा रहा है, फीचर्स अपडेट किए जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, तो आपस में ही प्रतिस्पर्धा है, कंपनियों में ही। फिर उपभोक्ताओं में तो कब वो प्रतिस्पर्धा नहीं, उसको लालच कहते हैं, उसको ग्रीड कहते हैं, कि एक से पेट नहीं भर रहा, उसमें वो प्रतिस्पर्धा, खरीदने वाली प्रतिस्पर्धा, वो फीचर्स बेटर हैं, है ना? वो इनोवेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि उसकी तकनीकी अच्छी है। तकनीकी के आधार पे आप जाते हो। प्रभुत्व स्थापित करता है। कैसे करता है? हाँ, बहुत सारे देश हैं जो आज के टाइम पीरियड पे ई कचरे के कारण नहीं है, बट ये है कि हाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क किया है। बिजली की खपत को बढ़ाता है, बिल्कुल। बिजली की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक, नैतिक भी हैं। नैतिक कैसे?
क्या होता है? जुआखोरी वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक कचरे से हो रहा है। कैसे? स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बुरी आदतें नहीं विकसित करता है, समय का दुरुपयोग और बुरी आदतों का विकास। ठीक है, दुरुपयोग, विलासिता, भौतिकवादी समाज का विकास करता है, भौतिकवादी समाज का विकास। ये मानसिक अवसाद की तरफ ले जा रहा है, अवसाद, स्वास्थ्य, इससे शिक्षा विकेंद्रीकरण हो गया, शिक्षा का विकेंद्रीकरण। ठीक है, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ये सब ई कचरा कारण नहीं आया है। ई कचरा से पहले वाली डिवाइस। ई कचरा के बारे में सोचो ना कुछ। ये जगह का अनावश्यक क्या, जगह घेराव कर रहा है। पर्यावरण में आसानी से ये क्या होता रहा है, विघटन नहीं हो रहा, पर्यावरण में इसका विघटन नहीं होता है। क्या चीज? हाँ, किस चीज की जगह? तो क्यों ले रहे हो 5? ठीक है, हाँ कह सकते हैं, उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। संभालना मुश्किल है, हाँ संभालना मुश्किल है, बिल्कुल। आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? आधुनिक समय में इसकी जरूरत है कि नहीं है, पहले बताइए। तो पहली बात ये आवश्यकता है इसकी हमें, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता से जुड़ाव। इसके बिना जीवन जी पाएंगे? इसके बाद क्या ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? क्या वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है? हाँ, एक देश को दूसरे देश से निर्भरता भी करता जा रहा है, क्योंकि तकनीकी पे निर्भरता बढ़ गई, तकनीकी के साथ साथ फिर वहाँ पे तो बिल्कुल निर्भरता भी बढ़ा रहा है, ये अर्थव्यवस्था की निर्भरता, आयात को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, और प्रदूषण, हाँ बिल्कुल है, प्रदूषण तो जलवायु परिवर्तन, ये सब प्रदूषण सब इसमें आ जाएंगे। किसकी? डंपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसकी। कहाँ पे इसको हम इकट्ठा करें? डंपिंग की समस्या। अब देखो इसको लेकर के क्या क्या हुआ है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस मनाया जाने लग गया है। ठीक है, कि अपशिष्ट को लेकर लोगों के अंदर क्या हो जाए कि मतलब लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए। यूनाइटेड नेशन बताता है कि 2021 तक का डेटा है कि प्रत्येक व्यक्ति औसतन, एवरेज की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति औसतन 7.6 किलोग्राम ई कचरा पैदा करेगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी इस धरती में रह रहे हैं, ये औसतन 7.5 किलो ई कचरा पैदा करेंगे। तो यदि देखा जाए तो एक साल में टोटल 57.4 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हो रहा है हर एक साल में। अब ये संख्या बढ़ती ही जानी है, ये संख्या बढ़ती जानी। तो आने वाले समय में एक समय प्रकृति में ये मिट्टी को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देगा। यदि इसको, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मिट्टी को या वायु को या किसी भी चीज को स्पॉइल ना करे, पर्यावरण सहयोगी इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में भी ई कचरा को लेकर के संस्थाएं बनाई गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि ई कचरा निपटान को लेकर के वो काम करे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वो पूरा का पूरा काम करता है। इसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, आपका एनजीटी है, एनजीटी काम करता है। तो देखो जब भी कोई टॉपिक सोचोगे, अब हमेशा आप सर्च करना है कि अच्छा नहीं पता, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यार मुझको पता करना है कि क्या भारत सरकार के द्वारा किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास क्या किए गए, निपटान के लिए किए गए प्रयास, हर चीज पे आपको प्रयास जरूर देखना है। निपटान के लिए प्रयास, प्रयास, समझ गए? इस तरीके से सोचना है।
पहले तो ये क्या है ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है कि ये क्या है, तो इसके बाद फिर आप आ सकते हैं कि क्या है तो इसको किस तरीके से आपको दिखाना है। और ये सारे पॉइंट हैं आपके A to Z, इस तरीके से आप इसको दिखाते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अब ऐसे ही हर सब्जेक्ट में लगा दो, डेली करो एक टॉपिक, डेली 5 मिनट, जैसे सो ही रहे हो, सोने से 5 मिनट पहले प्रैक्टिस कर लिया कि एक टॉपिक उठाया, पेन कागज जरूर लेके बैठना। ऐसे नहीं कि माइंड में मैं सोच रहा हूँ, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लिखो उसको, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल पे सोचने के लिए तो 3 घंटे बैठाया नहीं जाएगा कि आओ सोचो जितना सोच सकते हो। एग्जाम हॉल पे लिखने के लिए बैठाया जाएगा। सोचते आप बहुत कुछ हो, पर लिखने, सोचने में है आपके पास कंटेंट, पर लिखना सीखना है। तो पहला चरण है इसका, आप स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक के बारे में आप सीख सकते हो। जो आपको पता है, जो आपको नहीं पता है, सब जानते हो आप। करके देखो, फिर पता चलेगा। आपके अंदर आपको आत्मविश्वास महसूस होगा। और एक आदत डालो सोचने की, फिर देखो। ठीक है? तो ये मेरा आप सभी के लिए एक सलाह था, सुझाव था। आज ये अंतिम क्लास थी इसकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। 3 क्लासेस से आपको आइडिया लग गया होगा। अब आगे की क्लास में मैं निबंध अब आपको लिखना सिखाऊंगा। पहले प्रस्तावना, पहले थोड़ा सा कल की क्लास में बेसिक हम लिखेंगे।